एनसीईआरटी सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2, ठीक है, इस तरह का बुक है, ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आमाशय से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका एमसीक्यू पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, वहाँ पे लोग देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल साथ में समझिए, और हर पॉइंट को, जो पॉइंट हम बताते हैं उस पॉइंट को क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बने हैं और आगे कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाले एक थैली संरचना होती है, ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है। ये चैप्टर जे कर का है, ये देखिए जे कर का है ना, ये जाइंट एनटीपीसी में से पूछा गया था कि अमाशय क्या कैसी आकृति होती है। एक बार लीवर की आकृति भी पूछी गई थी, एक बार हार्ट की आकृति पूछी गई थी। मुट्ठी नुमा संरचना होती है हार्ट की आकृति, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, पूछा गया है इस एग्जाम में। आहार नाल सबसे चौड़ा भाग होता है, क्लियर, सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का अमाशय ही होता है, ठीक है। अमाशय क्या होता है ना, ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए ये पहले बता चुके हैं ग्रसिका, अगर आप नए हैं तो पिछले वीडियो में जरूर देखें। और एक, हाँ, अच्छा लगे वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिए, जिससे क्या होता है ना, सभी बच्चे जो भी एनसीईआरटी के बारे में नहीं जानते हैं, मेरा जो मीम है वहां तक पहुंचेगा सब तक वीडियो, और सब लोग जो डाइवर्ट है वो पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ना कि ग्रसिका ग्रास नली से जुड़े रहते हैं, खाद प्राप्त करता है उसी से। और कहाँ खुलता है, छोटी आंत में खुलता है सीधे जाके, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, आंतरिक स्तर एक श्लेष्मल एससीएल और पाचक रस स्रावित कर। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये जो अमाशय होता है इसकी दीवारें जो होती है ना, मोटी भित्ति से जुड़ी होती है। और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट बनाए क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी दीवारों पर एक श्लेष्मल चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। उसका कार्य क्या है कि वो एससीएल जो आता है उससे बचाता है। एससीएल एक तेजाब की तरह होता है, वो उसे जलाना दे, इसलिए इस पे श्लेष्मल चिपचिपा पदार्थ रहता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ एक एससीएल अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, कौन, ये, ठीक है। ध्यान ध्यान से देख समझ सकते हैं। श्लेष्मल अमाशय की, देखिए श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया श्लेष्मल का क्या कार्य है, तो आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है एचसीएल से, ठीक है। इसके यहाँ पे रहता है श्लेष्मल। आगे देखते हैं, ठीक है। पाचक रस स्रावित कौन करता है, एचसीएल तथा पाचक रस दोनों कौन स्रावित करता है, दोनों अमाशय करता है। और श्लेष्मल का कार्य क्या है, उसको बचाना दीवारों को, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट, अम्ल जो है अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है, कौन, एचसीएल। एचसीएल का कार्य क्या है कि जीवाणु जो पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया भोजन के साथ जो आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, उस बैक्टीरिया को ये अम्ल नष्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ गए, एचसीएल का भी कुछ कार्य होता है, जीवाणु नष्ट करते हैं, भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, मतलब जो भोजन के साथ वहां पहुंचा हुआ है बैक्टीरिया, उसको कौन नष्ट करता है, यही एचसीएल। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। देखिए स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएगा, हर लाइन को समझना, सोचना और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दोबारा जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा भाई। पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, ठीक है, जिससे भोजन, अब क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब देखिए जो पाचक रस अमाशय छोड़ता है, ठीक है, और एचसीएल, तो यही जो है ना अम्लीय बनाने के बाद ये सहायता करता है पाचक रसों को, ठीक है। पाचक रस को ही क्या बोलते हैं, जठर रस, क्लियर। तो जठर रस कहाँ पे होता है, तो यही आमाशय में जठर रस, इसी को पाचक रस बोलते हैं। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। अब देखिए इस माध्यम को जो अम्लीय बनाता है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर, अब ये जो पाचक रस है, जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं ना, इस प्रोटीन को जटिल, जो हम लोग खाते हैं वो जटिल पदार्थों में रहता है, इसको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, कौन, पाचक रस। ध्यान सोचिएगा, इसका एमसीक्यू देंगे, इसको बनाइएगा, ठीक है। और सिलेक्शन होगा भाई, एनसीईआरटी साइंस से सबसे फंसता है क्वेश्चन और टफ भी माना जाता है। तो पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, क्लियर। इसका कार्य क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बारे में अक्सर हम लोग कंफ्यूजन रहता है यार, इल्यूजन से पढ़ते हैं, रट लेते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे आखिर है क्या क्षुद्रांत, तब ना क्वेश्चन याद रहेगा। तो देखते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत। सीधे बोले थे ना कि हमारा अमाशय की दीवार सीधा छोटी आंत में खुलता है, फिगर बीच में बना है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा जाके। यह 7.5 मीटर लंबी होती है। आपको फिगर बना के बताए थे ना कि छोटा सा इसे सुगड़ा सुगड़ा रहता है, आमाशय, अरे बड़ी आंत चारों तरफ घेरा रहता है, तो 7.5 मीटर लंबी कुंडलित होती है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब देखिए यकृत जो नीचे में रहा, इस तरह बताए थे, दाएं साइड यकृत, अग्नाशय नीचे में, अमाशय के नीचे में, दोनों से एक रस प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है, यही छोटी आंत, क्लियर।
समझ रहे हैं ना, उसको समझना है, फिगर को सामने में रखना है। चलिए बने, तो उस जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको सामने एक फिगर निकाल के रखिएगा। उससे यकृत अग्नाशय से एक स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस प्राप्त साबित होती है। किसकी भित्ति से? ये छोटी आंत की भित्ति से भी। अब तीनों मिलकर इसी को पाचन क्रिया, पूर्ण पाचन भोजन का कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में ही होता है, पढ़े होंगे ना। आंशिक पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा अमाशय में। अमाशय में आंशिक पाचन होता है। और जल का पाचन, जल और खनिज लवण का जो देखते होंगे कहाँ पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। क्लियर? 3 क्वेश्चन है। आंशिक पाचन, क्योंकि पाचन पता ही थे ना, पीछे पढ़ाए थे ना, यहीं भी पाचन शुरू हो जाता है। आंशिक पाचन अमाशय। क्षुद्रांत में पूर्ण पाचन, जो विली विली की सहायता से रोम में फंस के पूरा शरीर में स्वांगीकरण विधि से जाता है। ठीक है, स्वांगीकरण आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे जो है जल का पाचन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यकृत जो है, यकृत के बारे में, यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग का ग्रंथि है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ न कुछ शिफ्ट में भी बार बार रिपीट किया गया था। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की होती है। लेकिन हम लोग पढ़े थे अमाशय चपटा जे आकार की होती है। और यकृत गहरे लाल भूरे रंग का, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर अवस्थित, पहले बताए दिए थे, पेट के ऊपरी भाग में दाहिने साइड रहता है, उसी में यह पित्त पाया जाता है। ठीक है, उधर के दाहिनी भाग में, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के आ जाएगा। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की होती है। और दूसरा इसमें देखो, जो उधर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होता है। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखते समझते जाइएगा। बिहार एसआई मेंस में पूछा गया था कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिए वो अग्नाशय है। अग्नाशय को ही मल्टी मतलब दो बाहरी और भीतरी दोनों दोनों ग्रंथि बोले जाते हैं। बाहर बाह्य से भी अंतर से भी दोनों अग्नाशय को। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। यह पित्त रस का स्रावित करता है। बता चुके हैं लीवर में नीचे में होता है। देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको याद करना। अब देखते हैं, एक थैली में संग्रहित होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। क्लियर है? फिगर देखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका। आप देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पित्त रस क्या वसा का पाचन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रोटीन के पाचन में किसका था? पहले ही बताए थे, प्रोटीन का पाचन में ये जठर रस है ना, सल पदार्थ विघटन करता है सल पदार्थों में। अब देखते हैं पित्ताशय कौन पित्त का क्या कार्य है? वसा का पाचन में महत्वपूर्ण योगदान। यहाँ से क्वेश्चन है, समझ जाना है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखिए हम पीछे रिवीजन भी कराते जा रहे हैं बार बार, इसी वीडियो में माध्यम से को याद हो जाएगा। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की और अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। बताए थे कि अमाशय इधर से जे आकार की जो आकृति है उसके नीचे में अग्नाशय, इधर लीवर। ठीक है, और उस लीवर के नीचे पित्तरस। ठीक है, ये देखिए आपको सजाने दे देगा एग्जाम में, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में ठोक लीजिएगा। बाया साइड, दाया साइड लीवर, बाया साइड नीचे में अमाशय के जस्ट नीचे में अग्नाशय। अग्नाशय से एक रस निकलता है, वो हमारे छोटे हाथ में जाता है जो पाचन में मदद करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे से होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे एक कार्य पित्त का कार्य था वसा का पाचन करना। अग्नाशयी रस का, और हमारा जो पाचक रस का कार्य क्या था? प्रोटीन को विघटन करना। अग्नाशयी रस का क्या कार्य? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। क्लियर? समझते जाना, पीछे एक बार देखते जाना, बुक में अंडरलाइन करते निकल जाना है। उसके सलून प्रवृत्ति, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, अब हम क्या बोले थे, आंशिक रूप से पच गया ऊपर भोजन, अब पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। आंशिक रूप से कहाँ भोजन पचता है? अमाशय में। अमाशय में आप भोजन कहाँ पड़ गया? हम बोले थे ना अमाशय की दीवार सीधे छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, सीधे पहुंच गया छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या पाया जाता है? आंतरस। आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आंतरस में। अब ये कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग रटते रटते थक जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन बार बार एग्जाम में गलती होता था। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, पौधे में अलग बताए थे, स्टार्च में, पत्तियों के रूप में। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब वसा किसमें? ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रोटीन एमिनोल में। भाई ये लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे? ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल के प्रोटीन एमिनोल में। क्लियर? अब देखते हैं क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है, उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस मद निषेध एसआई में पूछा गया है। उसके बाद एक्साइज 64 एक्साइज में भी पूछा गया था, और आगे भी पूछा जा सकता है स्वांगीकरण क्या होता है।
पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब ये पचा हुआ भोजन हो गया, कहाँ गया? क्षुद्रांत। छोटी आंत में बहुत सारे भाग होता है, इसमें हम इलियम डोडेनम आगे पढ़ाएंगे, हम लोग जब 9th-10th क्लास पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। क्षुद्रांत की भित्ति इसीलिए 6-7 से पढ़ा जाता है कि आपका बेसिक क्लियर होते जाएगा। क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित क्या होता है? क्षुद्रांत छोटी आंत की भित्ति में स्थित क्या होती है? रुधिर वाहिका में चली जाती है। ठीक है। अब ये पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में, अब यहीं से जो है ना हमारे पूरा ब्लड में आ जाता है भोजन। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है। जब ध्यान सोचिएगा, स्वांगीकरण अवशोषण अलग है। ये देखिए नीचे में स्वांगीकरण ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अवशोषण क्या होता है? जो हमारा भोजन अब पच गया, पचने के बाद जो रुधिर वाहिकाओं में अवशोषित होता है, जो चला जाता है, ठीक है, उसी को अवशोषण कहते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के साथ समान उबड़ी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। समझ रहे हैं? यही रसांकुर और दीर्घरोम के द्वारा अवशोषण होता है। क्लियर? आईसी के द्वारा फिर पहुंचा दिया जाता है पूरा ब्लड में। ठीक है। जो हमारे हमारे भोजन हमारा शरीर में लगता है। समझ में आ रहा है ना? रुधिर वाहिकाओं में जाता है। कैसे जाता है? अवशोषण होके क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाया जाता है दीर्घरोम अथवा रसांकुर। ठीक है। इसको रसांकुर कहते हैं, अंगुली नवान संरचना के रूप में। ये याद रखिएगा, अपना अंडरलाइन करना है। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम जो है पचे भोजन के अवशोषण हेतु तल को क्षेत्र को बढ़ा देता है। यही जो दीर्घरोम पचे भोजन, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएंगे, हर लाइन महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल। अब बताए थे यहाँ से अवशोषण द्वारा दीर्घरोम में चला गया, अब अपना क्षेत्र को बढ़ा दिया। अब दीर्घरोम में क्या होता है? सूक्ष्म रुधिर वाहिका होता है, जाल फैला हुआ रहता है, जो हमारे शरीर में जाता है। यही जो फैला हुआ जाल रहता है, इसमें जाके अवशोषित होके दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम में अवशोषण हो गया, उसके बाद जो जाल फैला हुआ रहता है उसके द्वारा वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक। क्लियर? समझ रहे हैं? पाचन कैसे पूर्ण पाचन है ये, इसमें सिस्टम दे देगा आपको एग्जाम में। आपका एक ऑप्शन दे देगा अंतर्ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, इस तरह सजाने दे देगा। ठीक है। तो उसके बाद इस जटिल पदार्थ प्रक्रिया को क्या बनने में किया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण बोलते हैं। क्लियर? स्वांगीकरण अवशोषण क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। अतः कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। अब देखिए मतलब भोजन चला गया स्वांगीकरण विधि द्वारा, अब कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन, कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है? ऑक्सीजन की सहायता से ये ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, एवं क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट बना सोच के चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर तो ऑटोमेटिक ऊपर दौड़ा दीजिएगा। अब इसीलिए हर लाइन को एक स्टेटमेंट बना के चलना है। ठीक है। ग्लूकोज का विघटन कहाँ हो गया? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा मुक्त हो गया। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, कहाँ चला जाता है? वेदांत, यानी बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या कर रहे हैं? अब भोजन का पचा जो नहीं पचा, वो सीधे अवशोषण नहीं हो पाया हमारे ब्लड की सर्कल द्वारा, वो चला गया छोटी बड़ी आंत में। अब देखते हैं बड़ी आंत का क्या कार्य है। यह लगभग वृदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। क्लियर? वृदांत कैसी होती है? क्षुद्रांत की चौड़ी एवं छोटी। क्या सबसे लंबी कौन सी होती है? छोटी आंत। बताए तो शुक्ला व कुंडलित होता है, लेकिन हम बताए तो उसकी चारों तरफ घेरा हुआ जो रहता है बड़ी आंत, ऐसे करके खड़ा चला जाता है, वो चौड़ा होता है। अगर पूछ लिया कि कौन सा आंत ज्यादा चौड़ा होता है, तो छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत छोटी होती है। लेकिन ये क्योंकि ये 7.5 सेंटीमीटर नहीं, 7.5 मीटर नहीं, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना है। अब अगर पूछ लेगा, हम बता चुके हैं कि सर अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल। और इसका बड़ी आंत में क्या कार्य है? जल एवं कुछ लवण का अवशोषण करता है। ठीक है। अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, जो अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर ये गूदा के द्वारा मल बाहर निकलता है। अब देखिए मल बाहर कैसे निकलता है? गूदा के द्वारा। रेलवे वाले हमेशा ध्यान दें, जो ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें तो और उठा के देता है एनसीईआरटी से, निष्कासन कहते हैं। ठीक है। अब देखें, फिर अगली वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में और इसके आगे चलेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक है।